तो गाइस लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सिस्टर ज़्यू जो होती है हमारे शीमो से पूछते हैं कि मुझे बताओ कि उस बॉक्स के अंदर क्या था जो मेरे डैड ने तुम्हें दिया था। उसी बॉक्स की वजह से वो फैमिली के वो अंकल्स जो है वो मेरे पीछे पड़े हुए और वो तुम्हारे पास भी बॉक्स को छीनने के लिए जरूर आएंगे। तो वो उसे कहता है कि मैंने उस बॉक्स को ओपन किया था और उसके अंदर से यही सब कुछ निकला था और उसे वो पेपर दिखा देता है। जब उन पेपर्स को चेक करती है तो वो एंशिएंट राइटिंग्स होती हैं। तो वो कहती है ये क्या है। तुम्हारा शीमो कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। वो वाकई में इसके बारे में नहीं जानती। तो वो कहती है नहीं मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन आइड इसके अंदर ऐसा क्या है जो कि वो फैमिली के लोगों को चाहिए। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि ब्रदर शी प्लीज मुझे माफ करना कि मेरे डैड की वजह से तुम इस सब में घसीटे चले आए हो। अब वो तुम्हारे पीछे भी आएंगे क्योंकि मेरे डैड ने तुम्हें ये बॉक्स दे दिया था। तुम्हारा शीमो से कहता है कि मिस जोंग तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम इस वक्त जिन फैमिली में हो, जिन फैमिली में जब तक तुम यहाँ पर रहोगी तब तक तुम सेफ रहोगी। वो ओपनली यहाँ पर जिन फैमिली के अंदर आकर तुम्हें ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि वो इस वक्त बाहर तुम्हें हर जगह के ऊपर ढूंढ रहे होंगे और वो लोग यहाँ पर अंदर तो नहीं आ सकते, इसलिए फिलहाल के लिए तुम यहीं पर रुको, तुम यहीं पर रह जाओ, हमारी जिन फैमिली में ही रहो। तो वो कहती है मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हो। तुम्हारा शीमो से कहता है कि नहीं तुम यहाँ पर रह सकती हो, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करवाता हूँ। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पर वूजुन को दिखाता है कि वो चिल्ला चिल्लाकर वाइफ कह रहा होता है कि मेरी वाइफ मेरी जानू कहाँ पर चली गई। वहीं पर वुहुआ को दिखाता है कि वुहुआ कहता है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर से इसे बेवकूफ बनाकर चली गई। और साइड के ऊपर से दोनों गार्ड्स होते हैं अंदर आते हैं और उनसे कहते हैं कि मास्टर हम लोग इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। तो मास्टर उनसे कहता है कि बताओ कि वो लड़की कहाँ पर है, तुम लोग उसे पकड़कर क्यों नहीं लाए। तो उनमें से एक उसे कहता है कि सर वो लड़की जिन फैमिली के अंदर चली गई है, हम लोग जिन फैमिली के अंदर नहीं जा पाए। अगर आपके ऑर्डर्स हो तो हम लोग सोल्जर्स को लेकर वहां पर जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही मास्टर जो थर्ड मास्टर होते हैं वो अपने पास से नाइफ निकालते हैं और उसके ऊपर अटैक करके उस लड़के को मार डालते हैं। तो थर्ड अंकल यहाँ पर सबसे ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उनका बेटा जो था उसकी वाइफ अभी भी यहाँ पर उसके पास से भागकर चली गई है। तो हुआ उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अंकल आपको शांत होने की जरूरत है। यहाँ पर जिन फैमिली के अंदर डायरेक्टली घुसकर उनके ऊपर अटैक तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर उस लड़की को वहां पर से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब वो लड़की हमारे लिए बेकार और साथ ही उस लड़के शीमो को भी हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो थर्ड अंकल उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास वाकई में कोई प्लान है, तो जल्दी से करो, जल्दी करो, मुझे वो लड़की वापस चाहिए क्योंकि मैं उनको इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता। तो वो उनसे कहता है कि अंकल आपसे किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर उनको छोड़ने वाला हूँ। जो भी हमारी जिन फैमिली के साथ जो भी हमारी वो फैमिली के साथ पंगा लेता है हम लोग उसे छोड़ेंगे कहाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अकेले नहीं है जिनको यहाँ पर जिन फैमिली के लोगों से प्रॉब्लम है, स्पेशली उस शीमो से प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को यूज कर सकता हूँ। वो यहाँ पर फिफ्थ अंकल के बेटे की बात कर रहा होता है और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिफ्थ अंकल के बेटे का दिखाया जाता है कि वो कुछ पैसे लेकर आता है और शीजू से कहता है कि शीजू ये पैसे रख लो और हमें जो पिल दे दो। ब्रदर से कहो कि वो पिल ना ले। तुझे बात सुनने के बाद शीजू उन पैसों को भी झटक देती है और उसे गुस्से के साथ कहते हैं कि कहीं तुम पागल तो नहीं होगे मेरे कजिन ब्रदर। मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है तभी तुम उस पिल के लायक हो सकते हो, वरना तुम्हें वो पिल नहीं मिलेगी। जरा अपनी तरफ देखो तो सही, तुम एक बहुत ही प्राउड वॉरियर बनने के लिए यहाँ पर उस पिल को हासिल करना चाहते हो, लेकिन तुम यहाँ पर एक लड़की के सामने आकर भीख मांग रहे हो कि मैं अपने भाई से कहूँ कि वो उस पिल को छोड़ दे। हालांकि तुमने यहाँ पर अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम्हें वो पिल दी जाए। तो उसका कजिन ब्रदर उसे कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर उस पिल की जरूरत है, तुम्हें पता है कि मुझे वो पिल कितनी ज्यादा जरूरी चाहिए, क्योंकि अगर वो मुझे पिल नहीं मिलती और मैं इस बार काइजुआन मास्टर स्कूल में एक एडमिशन नहीं ले पाता तो मेरे डैड मुझे मार डालेंगे। तो वो उसे कहती है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे डैड तुम्हें मार डालते हैं या फिर नहीं, लेकिन अगर तुम वाकई में अपने आप को यहाँ पर साबित करना चाहते हो तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर 4 मार्शल क्लब की आपस में कंपटीशन होने वाली है। उस कंपटीशन में हिस्सा लेकर अपने आप को साबित करके दिखाओ। हो सकता है कि फिर यहाँ पर मैं इस बारे में बात करूं और शीमू से कहूं कि वो पिल तुम्हें दे दे। उसका कजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उनमें से किसी एक को भी हराने के काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। इसी के साथ ही शीजू वहां पर से चली जाती है और कहती है इसका मतलब यह है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर और तुम पिल के लायक नहीं हो। उसके वहां पर से चले जाने के बाद यहीं पर वो हुआ को दिखाते हैं कि वहीं पर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी दाल इस तरह से बिल्कुल भी नहीं गलने वाली। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें बदले में बस मेरा एक काम करना होगा और उसके बदले में तुम्हें यहाँ पर वो पिल मिल जाएगी जो पिल तुम हासिल करना चाहते हो। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे शीमू का दिखाया जाता है कि हमारा शीमू जो होता है अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाता है और फियर फिश बनकर वहां पर उस इनविटेशन का जवाब देने के लिए चला जाता है, क्योंकि दिन के 2 बजे का उसे नोटिस मिला होता है कि 2 बजे यहाँ पर उसको चैलेंज दिया गया है। वो जल्दी से भागता हुआ उस क्लब के अंदर पहुंच जाता है, ल्यूफेंग क्लब के अंदर पहुंचता है जहां पर वेंगटियान ने पहले उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया होता है। उसके दोनों ब्रदर्स यानी कि लीफेंग और साथ में गाओ जॉन वो दोनों बुरी तरह से वहां पर मार खा के पड़े होते हैं और बाकी के सभी क्लब मेंबर्स भी ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। तो वेंगटियान उसे कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर आओगे, तो क्या तुम वाकई में तुम्हें फियर फेस्ड हो। जबकि वो दोनों से कहते हैं कि बिग ब्रदर सेकंड ब्रदर तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो शीमू आगे बढ़ता है और फेंगली से कहता है क्या तुम ठीक हो, मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर इससे फाइट नहीं करनी चाहिए थी, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो वो उसे बताता है कि ये यहाँ का टॉप मार्शल डिसाइपल है, ये फेंग सिटी में सबसे पावरफुल इसलिए कहलाता है क्योंकि पिछली बार का जो कंपटीशन हुआ था चारों क्लब का उसमें इस लड़के ने अकेले सभी लोगों को हरा दिया था, जिसकी वजह से यहाँ का टॉप क्लास का एक वॉरियर बन चुका
चुका है। वैंग फैमिली का यंग मास्टर है, इसका नाम वैंग टियान हाओ है। इसके साथ ही वैंग टियान हाओ भी उठकर खड़ा आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे इस बारे में तो नहीं पता कि मैं वाकई में यहाँ का सबसे टॉप क्लास का मार्शल आर्टिस्ट हूँ या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इस फाइट से ये पता चल ही जाएगा कि हम दोनों में से बेस्ट कौन है। और साथ ही वो अपने स्पीयर को वहां पर अनशीथ करता है और कहता है मेरे साथ फाइट करो। तो देखते हैं कि हम दोनों में से यहाँ पर कौन जीत पाता है। क्या तुम वाकई में इस लायक हो कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करके जीत पाओ। और वो अपने स्पीयर को उसकी तरफ करता है और कहता है कि चलो जल्दी से आ जाओ, हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे। तो हमारा शीमो उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल फ्राई, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आकर हमारे सेक्टर में इस तरह से फाइट कर सकते हो। तो हमारा शीमो यहाँ पर करेक्टर की बात कर रहा था क्योंकि वो इस वक्त इस क्लब की तरफ से बात कर रहा है। जब किसी के साथ ही फैंगली भी वहां पर बात करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि वैंग टियान हाओ तुम इतना ज्यादा लो लेवल कैसे हो सकते हो कि तुम शुई गैंग के लिए उनकी तरफ से यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए चले आए। आज तुम्हारा शुई गैंग के साथ इतना कौन सा गहरा ताल्लुक है कि तुम उनके लिए यहाँ पर हमसे बदला लेने के लिए चले आए हो। तो जब वो यहाँ पर ये वाली बात करता है, इसी के साथ ही वैंग टियान हाओ अपने बाले को उसकी तरफ फेंक देता है और उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर मेन कैरेक्टर से फाइट करने के लिए आया हूँ, साइड कैरेक्टर्स अपना मुंह बंद रखें। तो बाला जैसे उड़ता हुआ उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही हमारा अशीमो वहां पर बीच में आ जाता है और उसके बाले को पंच मारता है, जिससे उसका बाला उड़ता वापस वैंग टियान की तरफ जाता है। वैंग टियान फिर से अपने बाले को कैच कर लेता है और उसे कहता है तुम्हारी फिस्ट तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली, मैंने तुम्हारी फिस्ट के बारे में सुना है, लेकिन फिलहाल के लिए इन सभी कचरों को साइड के ऊपर करो और मुझसे फाइट करो। मैं तुमसे वन ऑन वन फाइट करना चाहता हूं, क्या तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करोगे भी या नहीं, या फिर इसी तरह यहाँ पर इन लोगों को मरता हुआ देखने वाले हो। इसी के साथ ही वैंग टियान हाओ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और मैं इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी हूँ। तो चलो फिर यहाँ पर फाइट करके फैसला करते हैं कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है। तो अपना बाला लेकर जैसे उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही वहां पर करीब पहुंचने के बाद अपने बाले के साथ एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर बहुत सारी एनर्जी के साथ अटैक करता है। क्योंकि हमारा शीमो भी जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता है और अपनी तलवार निकालकर वहां पर उसके एनर्जी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, उन सभी को वहां पर ब्लॉक किया जा रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही वैंग टियान हाओ को दिखाता है कि वो जंप करते हुए ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर से जाकर अपने बाले के साथ ऊपर से अटैक करता है। जब ऊपर से अटैक करता है तो हमारा शीमो पीछे की तरफ फरता है, पीछे की तरफ फरता है तो वो नीचे की तरफ से अपने बाले के साथ उसके पांव के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। और यहाँ पर इन दोनों की फाइट जो होती है काफी देर तक चलती है, काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। कभी हमारा शीमो पीछे की तरफ फरता है तो कभी यहाँ पर वैंग टियान पीछे की तरफ फरता है। और इसी के साथ ही हमारे शीमो को दिखाता है कि शीमो ग्राउंड के अंदर अपनी तलवार को दंसाकर वहां पर से कुछ पत्थर निकालता है और उन पत्थरों को सामने की तरफ थ्रो करता है। वो पत्थर बड़ी तेजी के साथ उड़ते हुए वैंग टियान हाओ की तरफ आगे बढ़ते हैं और वैंग टियान अपने बाले के साथ उन सभी को ब्लॉक कर रहा होता है और वहीं पर उन पत्थरों के बीच से उसकी तलवार उड़ती हुई आगे बढ़ती है। तो वो अपने बाले की नोक के साथ तलवार की नोक को वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है, जबकि सेम टाइम के पर हमारा शीमो पीछे से अपनी फियर फिस्ट को यूज करते हुए अपनी जो तलवार होती है उसके हैंडल के ऊपर पीछे से पंच मारता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। जब वहां पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है तो उसकी पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसकी तलवार भी टूट जाती है और साथ ही वहां पर वैंग टियान हाओ का बाला भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो उसके टूटने के साथ ही वैंग टियान हाओ उड़ता हुआ काफी दूर पीछे जाकर गिरने लगता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। जब वो वहां पर संभल कर सामने की तरफ देखता है, इसी के साथ ही हमारा शीमो से पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है और जैसे वो उसे पंच मारने लगता है वैंग टियान हाओ से कहता है कि रुक जाओ, हम इस फाइट को यहीं पर रोकना होगा। मैं यहाँ पर तुम लोगों को जितना भी नुकसान पहुंचा उस सबकी भरपाई करने को तैयार हूं, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये बात सुनने के बाद हमारा शीमो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हाउ जो होता है वहां पर आखिरी पंच खाने से पहले उसे कह देता है कि फाइट को यहीं पर रोक दो, मैं तुम्हें यहाँ पर पे करूंगा। तो शीमो से कहता है कि ये क्या बात हुई, तुम यहाँ पर आए और चैलेंज किया और हमसे फाइट करोगे, जब तुम्हारा दिल करेगा तुम इस फाइट को रोक दोगे, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ये क्या बकवास हो रही है। तो वैंग टियान हाओ से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं यहाँ पर इस बॉडी के साथ तुमसे फाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरा बाला भी यहाँ पर टूट चुका है। जब मुझे पता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट को जीत नहीं सकता तो फिर मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ जो यहाँ पर तुमसे फाइट करना शुरू कर दूं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेता हूँ, अपनी स्पीयर आर्ट को और ज्यादा बेहतर कर लेता हूँ, तो फिर मैं आसानी से तुम्हें हरा सकता हूँ। साथ ही वहां पर वो काफी सारी बातें करता है, यानी कि ट्रेनिंग के रिलेटेड और इसके हारने या जीतने के बारे में बातें कर रहा होता है कि मैं भी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, कल को यहाँ पर मैं तुमसे दोबारा चैलेंज करने के लिए आऊंगा, तुमसे जीत जाऊंगा। और साथ ही वो अपने पास से पैसे निकालता है और उसे कहता है कि इस बैग के अंदर काफी सारे गोल्ड बीन्स हैं, मुझे लगता है कि तुम सभी को यहाँ पर अपने लिए मेडिसिन खरीदने और साथ में इस जगह की टूटी फूटी चीजों को दोबारा से रिकवर करने के लिए इतने पैसे काफी रहेंगे और मैं यहाँ पर से फिलहाल के लिए जा रहा हूँ। हमारा ये जो चैलेंज है यहीं पर खत्म होता है और अगली बार मैं तुमसे फाइट करने के लिए जरूर आऊंगा, मैं तुम्हारा नाम जरूर याद रखूंगा, जब मैं यहाँ पर अगली बार आऊंगा मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। और वहां पर से भागकर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वो सभी लोग वहां पर दोबारा उठते हैं और एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं। शीमो जो होता है वहां पर ब्रदर फैंगली को उठाता है, जाकर उसे चेयर के ऊपर बिठाता है। तो ब्रदर फैंगली से कहता है कि ब्रदर शी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर टाइम के ऊपर हम सभी की जान बचाने के लिए आने के लिए, अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो हम सभी ब्रदर्स यहाँ पर वैंग टियान हाओ से बहुत ही बुरी तरह से मार खा रहे होते, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर उसे हरा दिया। शीमो उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि इस तरह का एक पावरफुल इंसान भी यहाँ पर इस टेरिटरी वार में हिस्सा लेने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये बंदा दोबारा अटैक करने के लिए आता है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बचा पाऊंगा। जबकि फैंगली उसे कहता है कि वैंग टियान हाओ यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर
मेंबर है, इसने लियांशुई गैंग को भी ज्वाइन किया हुआ है और उनका बहुत ही पावरफुल पोटेंशियल मेंबर है। ये जिन गैंग मार्शल क्लब को रिप्रेजेंट करता है। पिछली बार यहाँ पर चारों क्लब्स की जो फाइट हुई थी उसमें जिन गैंग क्लब ने यहाँ पर पहली पोजीशन को जीता था, क्योंकि उस वक्त वैंग टियानहाओ ने अपने स्पीयर के साथ अपने सारे के सारे ओपोनेंट्स को बड़ी आसानी से हरा दिया था। साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ को देख लिया होगा, क्योंकि तुम भी इस बार के 4 क्लब मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हो, तो वहां पर वैंग टियानहाओ भी आएगा और हो सकता है कि तुम दोनों की भी वहां पर फाइट हो। तो फेंग ली उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें इसे संभल कर रहना होगा। जबकि हमारा शिमू भी वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे भी तेजी के साथ जल्दी से जल्दी अपनी आयरन बॉडी टेम्परिंग टेक्निक को मास्टर करना होगा, क्योंकि अगर इस लड़के के साथ वहां पर मेरी फाइट होती है जो कि अब पहले से स्ट्रॉन्ग होकर वहां पर आएगा, मुझे लगता है कि मैं इस फाइट में नहीं जीत पाऊंगा। फेंग ली उसे कहता है कि ब्रदर शिमो तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पर हमारे फेंग सिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल को हरा दिया, इसका मतलब यह है कि अब उसकी जगह के ऊपर तुम यहाँ पर टॉप क्लास के मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो, तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, क्यों ना तुम यहाँ पर अभी यहाँ पर हमारे सेक्टर को ज्वाइन कर लो, अभी भी तुम्हारे पास वही ऑफर है, ब्लैक फॉक्स सेक्टर को ज्वाइन कर लो और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ सभी को हरा देंगे और हम लोग अपनी बाकी की सभी टेरिटोरीज को भी वापस हासिल कर लेंगे। तुम्हारा शिमू से कहता है कि नहीं प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन करने वाला हूँ, तुम मुझे पैसे दो, मैं बदले में तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन किसी छोटे मोटे सेक्टर को ज्वाइन करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मेरा रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है और मुझे भी बहुत ज्यादा आगे जाना है, मैं किसी एक सेक्टर को ज्वाइन करके यहाँ पर आराम से बैठ नहीं सकता। तो फेंग ली से कहता है कि ब्रदर यहाँ पर इस बारे में दोबारा सोच कर देखो, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम हमारे मार्शल आर्ट्स की इस गैंग को ज्वाइन कर लेते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे आगे का रास्ता और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छी और बहुत ही कमाल के मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हमें ज्वाइन करते हो तो फिर तुम्हारे नीचे यहाँ पर तकरीबन 100 लोग होंगे जो तुम्हारे नीचे काम करेंगे और तुम्हारे लीडर बन जाओगे। शिमो से कहता है कि नहीं प्लीज मुझे माफ करना, पर मैं किसी छोटे सेक्टर को ज्वाइन नहीं करने वाला, मुझे एकेडमी को ज्वाइन करके अपने आप को एक मार्शल आर्टिस्ट बनाना है। और साथ ही वो उसे पैसों का थैला देता है और उसे कहता है ये वो पैसों का थैला है जो वैंग टियानहाओ यहाँ पर देकर गया है, तुम इससे अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सभी को पूरा कर सकते हो। और इसी के साथ ही मेरा शिमो वहां पर से निकल जाता है और उसे कहता है कि मुझे जाकर ट्रेनिंग करनी होगी। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ट्रेनिंग रूम का दिखाया जाता है, जहां पर वो सभी तीनों हटे कटे लोग जो होते हैं अपने डंडू के साथ शिमो के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर आयरन बॉडी टेम्परिंग टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि उनके डंडे टूट जाते हैं। तो मास्टर ली भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हमारे डंडे टूट गए, लेकिन इस लड़के की बॉडी के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब यह है कि इस लड़के ने यहाँ पर सक्सेसफुली आयरन बॉडी टेक्निक को मास्टर कर लिया है। तो वो सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं, स्पेशली मास्टर ली भागते हुए आगे बढ़ते हैं, उसे झंझोड़ते हुए कहते हैं लड़के लड़के मैंने जो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आयरन बॉडी टेक्निक को मास्टर कर लोगे, तुम्हारी वजह से हम लोगों ने भी यहाँ पर कितना बर्दाश्त किया, तुम्हें कितनी बुरी तरह से पीटते रहे, लेकिन उसके बाद अब फाइनली यहाँ पर तुमने इसको अचीव कर लिया और ऊपर से तुम यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग के 11th लेवल तक भी पहुंच चुके हो। तुम्हारा शिमो जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर लेट जाता है, साथ ही सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर कितना कुछ एंड्योर किया और फाइनली मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। तो फिर साथ ही वो उठता है मास्टर ली को वहां पर रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पर टीच किया और मुझे यहाँ पर इतना महान बनाया। उसके मास्टर से कहता है कि लड़के मुझे पता है कि तुम कितने काबिल हो, अगर तुम यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो तो फिर थैंक यू इस तरह से नहीं बल्कि दूसरी तरह से बोलो। तुम यहाँ पर इस बार के 4 मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन में हमें यहाँ पर हमारे क्लब को जितवा दो, अगर तुम यहाँ पर मेरे क्लब को जितवा देते हो, हमारे ल्यूफेंग क्लब को जितवा देते हो तो फिर तुम्हारा थैंक यू यहाँ पर पूरा हो जाएगा और मैं यहाँ पर इस बात को समझूंगा कि मैंने बहुत ही अच्छे डिसाइपल को ट्रेनिंग दी है। तो हमारा शिमोन से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आपको भी मेरी एक रिक्वेस्ट माननी होगी, मैं यहाँ पर आपके लिए करूंगा लेकिन आपको मुझे यहाँ पर ब्लेड थ्रोइंग आर्ट सिखानी होगी। तो मास्टर ली से कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल 11वें लेवल तक पहुंच चुकी है, लेकिन ये मत सोचना कि उस कंपटीशन में जितने लोग आने वाले हैं वो तुमसे कमजोर होने वाले हैं। हाँ ये बात ठीक है कि वो सभी लोग 10वें या फिर 11वें लेवल पर हो सकते हैं, लेकिन तुम उन सभी के सामने अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर तुमसे पहले से ट्रेनिंग कर रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रॉन्ग नहीं मतलब एक्सपीरियंस्ड हैं। पर शिमो जो होता है उनकी बात सुनने के बाद वहां पर वैंग टियानहाओ को याद करता है और कहता है कि मास्टर आपने जो कुछ भी कहा मुझे इस बात की अच्छे से समझ आ रही है, मैं इस बात को समझता हूँ कि वो सभी लोग मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। और इसी के साथ ही में नेक्स्ट सीन जो होता है वो जिन गैंग क्लब का दिखाया जाता है, जहां पर उसका अंकल जो होता है यानी कि वैंग टियानहाओ का अंकल उसके पास आता है। तो आने के बाद वो देखता है कि वहां पर उसके भतीजे ने बड़ी आसानी के साथ ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट को मास्टर कर लिया होता है। तो उसे कहता है कि ये क्या तुमने यहाँ पर स्काई स्टैंस ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट को मास्टर कर लिया? तो वो कहता है कि हाँ अंकल मैंने यहाँ पर इसको मास्टर कर लिया। कौन सी चीज है जो वैंग टियानहाओ जो मास्टर नहीं कर सकता, मैंने इसको फाइनली अचीव कर ही लिया है। तो उसके अंकल उसे कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हें पता है कि लास्ट टाइम तुमने तीनों स्कूल्स को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था, उनमें से कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाया था, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वो सभी लोग अपनी हार का बदला लेने के लिए पूरी तैयारी करके आने वाले हैं और तुम्हें भी यहाँ पर पूरी तैयारी करनी चाहिए। तो वैंग टियानहाओ उनसे कहता है कि हाँ अंकल जिस तरह से आप बात कर रहे हैं मैं भी यहाँ पर उसी तरह से पूरी तैयारी कर रहा हूँ, अब जो वो यहाँ पर जिसको भी भेजने वाले हैं उसे बड़ी आसानी से हरा दूंगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार वो लोग किन किन लोगों को भेजने वाले हैं? तो
उसके अंकल उसे बताते हैं कि मुझे बाकी सभी के बारे में तो श्योर नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर फी होंग क्लब के बारे में इतना पता है कि उन लोगों ने उनके पास अपना कोई कल्टीवेटर ऐसा नहीं था, यानी मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, इसी वजह से वो दूर एक गांव से कल्टीवेटर लेकर आए हैं, एक मार्शल आर्टिस्ट जिसने यहाँ पर अर्थ टाइप की अर्थ बॉडी टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। उस स्पेशल बॉडी टेक्निक को सॉलिड अर्थ कहा जाता है। तो वो लोग एक बंदा ढूंढ कर लाए हैं, उसकी बॉडी जहाँ पर अर्थ से जितनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहां सुनने के बाद वैंग टियानहाउ उनसे कहता है अगर वाकई में उस बंदे ने सॉलिड अर्थ को मास्टर किया है तो इसका मतलब यह है कि मेरा बाला उसके सामने बिल्कुल बेकार है। उसे कहते हैं कि हाँ यही बात तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारी ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट जो उसके सामने बिल्कुल बेकार हो जाएगी, वो पूरी तरह से डिफेंसिव होने वाला है तुम्हारे सामने। तो वैंग टियानहाउ उनसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है, लेकिन फिर साथ ही उनसे कहता है कि यहाँ पर चाहे वो कितने ही लोगों को क्यों ना बुला ले, चाहे उनके पास कितनी स्पेशल बॉडीज क्यों ना हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे में इंटरेस्टेड हूँ जिससे मुझे फाइट करनी है। उम्मीद करता हूँ कि वहां पर अरीना में जरूर आएगा। कि अंकल उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर उस फियर फिस्ट की बात कर रहे हो जिसके साथ तुम फाइट करके आए थे, जिसने तुम्हारे बाले को भी तोड़ दिया था? तो वो कहता है हाँ अंकल मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पर अपने स्काई टैंक्स को इसी वजह से मास्टर कर पाया हूँ, मैं उससे फाइट करने के बाद इसको अचीव कर पाया हूँ और मैं यहाँ पर इसको आजमा कर देखना चाहता हूँ क्या मैं उसको हरा पाऊंगा या नहीं। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो हुआ का दिखाया जाता है कि वो कजिन ब्रदर के पास आता है और उसे आकर कहता है कि मेरे लिए तुम्हें एक काम करना होगा। वो उसे वहां पर कुछ पॉइजन देता है और कहता है कि तुम्हें इस पॉइजन को जैसे तैसे करके शिमू की बॉडी के अंदर डालना होगा। इस पॉइजन के उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद शिमू का पत्ता साफ हो जाएगा। जब शिमू ही नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पर वो पिल उसे नहीं दी जाएगी, वो पिल तुम्हें मिलने वाली है, बस मेरा ये काम कर दो और बदले में वो पिल तुम्हारी हो जाएगी। वो हुआ उसे वो पॉइजन देकर चला जाता है, जबकि कजिन ब्रदर जो होता है पूरी तरह से डिटरमिन्ड होता है कि उसे वो पिल चाहिए और इसके लिए वो शिमू को पॉइजन देने के लिए भी तैयार हो जाता है। मार्शल क्लब का जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर चारों मार्शल क्लब को दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक क्लब जिसको टियानलू क्लब कहते हैं, उसके यंग मास्टर को दिखाते हैं कि वो पूरी तरह से ट्रेनिंग कर रहा होता है और एक बेल के ऊपर अटैक करके उस पूरी बेल को तोड़ देता है और कहता है कि वैंग टियानहाउ इस बार मैं पूरी मेहनत कर चुका हूं और इस बार मैं पूरी तरह से तैयार हूं तुम्हें हराने के लिए। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट दिन जो होता है हमें होंगफी क्लब का दिखाया जाता है, जहां पर होंगफी क्लब में दिखाते हैं कि उन्होंने जो बाहर से एक यंग मास्टर बुलाया होता है जिसके पास यहाँ पर सॉलिड अर्थ की बॉडी है, उसके ऊपर दो उनके अपने सेक्टर के लोग जो होते हैं अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि प्रैक्टिस कर सके। लेकिन जैसे वो उसके करीब पहुंचते हैं इसी के साथ वो दोनों उठते हुए पीछे जा गिरते हैं। हालांकि उस यंग मास्टर को वहां पर बिल्कुल फर्क भी नहीं पड़ता, वो जैसे कि उसने यहाँ पर ज्यादा कोई मेहनत की ही ना हो, उनको बड़ी आसानी के साथ वो पीछे गिरा देता है। लगता है कि इस बार की बैटल में यही सबसे ज्यादा बड़ा ब्लैक हॉर्स निकलने वाला है, यानी कि यही छुपा रुस्तम निकलेगा। सभी क्लब्स जो थे यहाँ पर पूरी तैयारी कर चुके हैं क्योंकि फाइनली यहाँ पर वक्त आ चुका है इनके कंपटीशन के स्टार्ट होने का। और यहीं पर ब्रदर शिमू को भी दिखाता है कि शिमू भी वहां पर अपनी तैयारी कर चुका होता है। साथ ही नेक्स्ट सीन में टियानलू गैंग का दिखाया जाता है, यानी क्लब का दिखाया जाता है, क्योंकि ये कंपटीशन का वेन्यू जो है वो टियानलू क्लब होने वाला है। ये सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो वहां शिमू जो होता है उसको देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसके साथ उसके दो सीनियर ब्रदर्स भी होते हैं। तो वो तीनों ही वहां पर उसको देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि इनका क्लब कितना ज्यादा बड़ा है। तो मास्टर ली उनके तीनों के सर में मारते हैं और कहते हैं बेवकूफो तुम क्या यहाँ पर इसकी तारीफ कर रहे हो कि टियानलू क्लब हमारे ल्यूफेंग क्लब से ज्यादा बड़ा है। हाँ शिपा तो ठीक है कि जी यहाँ पर साइज में हमारे क्लब से ज्यादा बड़ा है, इसी वजह से तो यहाँ पर इसे वेन्यू चूज किया गया है और बाकी के तीनों सेक्टर्स का कंपटीशन यहीं पर होने वाला है। ल्यूफेंग के साथ उसके जो सीनियर ब्रदर्स आए होते हैं, एक का नाम ली युनफेंग होता है और दूसरे का नाम सन जिन होता है। तो वो दोनों यहाँ पर इसके साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। इस कंपटीशन में एक क्लब सिर्फ और सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट को ही भेज सकता है। तो वो तीनों वहां पर पूरी तरह से पूरी उम्मीद होते हैं। तो ली युनफेंग कहता है कि मैं इस बार आपको विक्ट्री दिलाकर रहूंगा, जबकि सन जिंग उनसे कहता है कि सर मैं भी यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा कि हम लोग यहाँ पर जीतेंगे और उसके बाद हमें काफी सारा पैसा मिलेगा जिससे हम लोग भी अपने क्लब को यहाँ पर इस जैसा बड़ा क्लासी बना सकते हैं। जबकि शिमो उन लोगों से कहता है कि हम सभी लोग यहाँ पर इस चैंपियन स्पॉट को लेने के लिए आए हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर चैंपियंस बनने के लिए आए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग अपने ल्यूफेंग मार्शल क्लब को सभी के सामने साबित करके दिखाएंगे और वो तीनों वहां पर बड़ी एटीट्यूड के साथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ये सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा शानदार अरीना होता है जिसको देखकर ये लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं। जैसे ये लोग वहां पर अंदर पहुंच जाते हैं तो इसी के साथ ही वहां पर टियानलू क्लब के ओनर को दिखाता है कि वो दूर से हंसता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि मास्टर ली तो फाइनली तुम यहाँ पर अपने चिकन्स को लेकर आ ही गए हो। जबकि इसी के साथ ही मास्टर ली भी आगे बढ़ते हैं और जाकर उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि पूरा 1 साल हो गया है। वो उसके पेट की तरफ देखकर कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की प्रोग्रेस काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो वो उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि तुम्हें लगता है कि मेरा पेट सिर्फ और सिर्फ बढ़ा और मेरी मार्शल आर्ट्स नहीं बढ़ी। तो मास्टर ली उसे कहते हैं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जो तो तुम अपने मुंह से कह रहे हो कि तुम्हारा पेट बढ़ गया है। और वो दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ हाथ तो मिला रहे होते हैं लेकिन साथ ही अंदर से वो काफी ज्यादा एक दूसरे से गुस्सा हो रहे होते हैं, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को हराना चाहते हैं। ये जेलसी होती है। किसी के साथ ही मास्टर ली उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ बाकी के सभी लोग कहां पर हैं, बाकी के दोनों सेक्टर्स के लोग यहाँ पर आए नहीं। बुड्ढा कूसा टियान और उसके साथ साथ ओल्ड वैंग उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं है, मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ। तो मास्टर टियान उसे कहते हैं कि नहीं उनमें से अभी तक तो कोई भी यहाँ पर नहीं है और मुझे लगता है कि तुम उनसे मिल भी नहीं पाओगे। वहां पर साइड के ऊपर देखो, वहां पर वैंग टियानहाउ अकेला ही आया है, वो यहाँ पर अपने अंकल के साथ आया और उसके साथ कोई और कंपटीटर भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी फैमिली की तरफ से सिर्फ और सिर्फ वैंग टियानहाउ को ही भेजने वाले हैं। इनको तो कुछ ज्यादा
ज्यादा एटीट्यूड है। पिछली बार इसने यहाँ पर हमें क्या हरा दिया, इस वजह से वो इस पूरे फैंग सिटी का टॉप क्लास का डिसाइपल बन चुका है। लेकिन इसमें इतना एटीट्यूड तो नहीं होना चाहिए कि उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक डिसाइपल को यहाँ पर भेजा है। और उस बुढ़े खुसर वैंग को क्या लगता है कि उसका बेटा अकेला यहाँ पर फिर से सभी को हरा पाएगा। मास्टर टियान उसे कहता है कि मुझे इस बार में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि एक साल में वैंग टियान हाउ काफी ज्यादा पावरफुल हो गया होगा, वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका होगा। इसी वजह से उन्हें उसके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है कि वो अकेले इस कंपटीशन को उनको जितवा सकता है। साथ ही वो सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर अपनी ब्लड पावर को अवेकन कर लिया होगा, इसी वजह से उन्हें इसके ऊपर ज्यादा भरोसा है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं फीहोंग क्लब के भी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो जैसे फीहोंग क्लब के लोग वहां पर पहुंचते हैं तो मास्टर टियान कहता है कि वो देखो फीहोंग क्लब के लोग भी यहाँ पर पहुंच आए हैं। मैंने सुना है कि इस बार ये अपने साथ बाहर से किसी बंदे को बुलाकर लाए, किसी यंग मास्टर को जो कि सॉलिड अर्थ की पावर को यूज कर सकता है। लेकिन इसी के साथ ही दिखाता है कि उनका सेक्टर मास्टर जो होता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज और काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है। तो मास्टर ली कहते हैं कि अगर यहाँ पर वाकई में बाहर से हेल्प लेकर आया तो फिर यहाँ पर वो इतना उदास क्यों बैठा हुआ, और उसके चेहरे के तासुरात ऐसे हैं जैसे कि वो यहाँ पर हारने वाला, वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो इस मैच को जीत सकता है। फिर उसे बाहर से कोई बंदा बुलाकर लाने की जरूरत ही क्या थी। तो मास्टर टियान उसे कहता है कि हाँ मैं भी तो यहाँ पर यही सोच रहा हूँ, लास्ट टाइम भी वो लोग यहाँ पर लास्ट नंबर के ऊपर आए थे, यानी कि हमारे जो चारों क्लब का जो कंपटीशन था उसमें वो चौथे रैंक के ऊपर आए थे। मुझे लगता है कि इस बार वो पूरी तैयारी करके आए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो बंदा वो वहां पर बाहर से लेकर आया वो यहाँ पर उसे कंपटीशन जितवा सकता है। जबकि सन जिन उन लोगों से कहता है कि मास्टर मुझे तो उस मास्टर को देखकर लगता है जैसे वो किसी से डर रहा हो। तो ये बात वाकई में सच है, वो यहाँ पर उसी डिसाइपल से डर रहा होता है, वो ग्रीन वालों वाला जो उसके साथ खड़ा है। ये तो आपको अगली कुछ एपिसोड में पता चल ही जाएगा कि वो उससे क्यों डर रहा है। तो इसी के साथ ही मास्टर टियान उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ फर्स्ट प्लेस को हासिल करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास काफी सारे लोग हैं और इस बार मेरा यंग मास्टर यानी कि मेरा भतीजा जो है वो हमारी तरफ से यहाँ पर इस कंपटीशन को जितवाएगा, वो हमारा ट्रम्प कार्ड होने वाला है और वैंग टियान हाउ को हराएगा। साथ ही वो मास्टर ली से कहता है कि तुम्हें ल्यू फैंग क्लब के लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि लास्ट टाइम भी तुम लोग यहाँ पर सेकंड नंबर के ऊपर नहीं आ पाए थे, थर्ड के ऊपर थे, और मुझे लगता है कि इस बार कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग थर्ड से सीधे फोर्थ के ऊपर पहुंच जाओ, क्योंकि इस बार होंगफी क्लब के लोग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। जबकि मास्टर ली सोच रहे होते हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि लास्ट टाइम तुम सेकंड नंबर के ऊपर कैसे आए थे, क्योंकि तुम्हारा भतीजा वहां पर बहुत ही बुरी तरह से मार खा के ग्राउंड के ऊपर माफी की भीख मांग रहा था, और तुम यहाँ पर इतने शेमलेसली फिर से मेरे सामने खड़े होकर बात कर रहे हो। और इसी के साथ उनसे कहा जाता है कि सभी लोग यहाँ पर अपने अरीना के आसपास आकर खड़े हो जाए, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तो इसी के साथ ही ली जुन फैंग जो होता है वो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि इस बार की फाइट इतनी भी ज्यादा आसान नहीं होने वाली, हमें यहाँ पर फाइट में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जबकि मास्टर ली उनसे कहता है कि तुम सभी को शांत होने की जरूरत है, तुम सभी को अपने पर भरोसा करना चाहिए। अगर तुम अपने पर भरोसा नहीं कर सकते तो कम से कम अपने मास्टर के पर भरोसा करो कि तुम्हारा मास्टर यहाँ पर तुम्हें जीत दिलवाएगा। और वो तीनों वहां पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और कहते हैं हाँ मास्टर हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं। ल्यू फैंग वहां पर सोच रहा था कि मॉम अगर तुम यहाँ पर जिंदा होती तो तुम ये देख रही होती कि आज यहाँ पर मैं किस लेवल पर पहुंच चुका हूँ, कि मैं अपना पहला जिंदगी का मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन खेलने वाला हूँ। तुम यहाँ पर यही देखना चाहती थी ना कि मैं बड़ा होकर एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनूं। इसी के साथ उनकी जो अनाउंसर होती है वहां पर स्टेज के ऊपर आती है और उनसे कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन तो हम लोग यहाँ पर अपने कंपटीशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो रूल्स बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे पिछले साल थे। इस बार भी यहाँ पर जो विक्ट्री है वो इसी तरह से डिटरमिन की जाएगी, जिसका नंबर यहाँ पर निकलेगा, यानी जिस क्लब का नाम मैं लूंगी उस क्लब के लोगों को दूसरे क्लब में से तीनों क्लब में से किसी एक को चैलेंज करने का मौका मिलेगा। एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक डिसाइपल एक से फाइट कर सकता है, और उसके हारने के बाद जो कंपटीटर हार जाएगा वो अरीना से यानी कि वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा, और जो यहाँ पर विक्ट्री हासिल करेगा वो दोबारा भी अगले कंपटीटर को चैलेंज कर सकता है। यहाँ पर एंड के ऊपर जिस मार्शल क्लब के सबसे ज्यादा डिसाइपल जो होंगे वो कंपटीशन में होंगे वो सभी के सभी यहाँ पर वो फर्स्ट रैंक के ऊपर होंगे, और जो यहाँ पर हार जाएंगे और जिसके बिल्कुल जीरो हो जाएंगे वो लोग फोर्थ नंबर के ऊपर होंगे। शिमो कहता है कि यही तो बात है कि इन्हीं रूल्स की वजह से तो पिछली बार वैंग टियान हाउ बड़ी आसानी के साथ सभी को हरा पाया था, क्योंकि एक कैंडिडेट यहाँ पर बाकी के सभी कैंडिडेट से अकेला भी फाइट कर सकता है, बस उसे अपनी फाइट को जीतना होगा। तो मास्टर ली उसे कहता है कि ये बात तो वाकई में सच है कि वैंग टियान हाउ जो है वो काफी ज्यादा बेहतर है, मुझे लगता है कि एक साल के बाद और भी ज्यादा बेहतर हो गया होगा। लेकिन साथ ही वो पूछते हैं मुझे एक बात तो बताओ, तुम तो इस तरह से बात कर रहे हो जैसे कि तुम वैंग टियान हाउ की फाइटिंग पहले ही देख चुके हो, यानी कि तुम उससे फाइट भी कर चुके हो। तो वो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मास्टर, आपको यहाँ पर गलत फहमी लगी है। और इसी के साथ अनाउंसर लड़की उनसे कहती है तो मैं यहाँ पर सबसे पहली पर्ची निकाल चुकी हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले चैलेंज करने का मौका जिस क्लब को मिलेगा वो ल्यू फैंग क्लब है। तो ल्यू फैंग क्लब के लोग यहाँ पर बाकी के तीनों क्लब्स में से किसी एक को भी चैलेंज कर सकते हैं। साथ ही ली जुन फैंग जो था अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे अपना आशीर्वाद दें, मैं वहां पर जाना चाहता हूँ और जाकर चैलेंज करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं मेरे बच्चे, जाओ जाकर उन सभी को दिखा दो कि तुमने एक साल में कितना कुछ गेन किया है। तो पहले वहां पर दिखाते हैं कि हमारा ली जुन जो होता है वो क्योंकि यहाँ पर माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट को यूज कर रहा है तो वो अपने पंचीज को टकराता है, जबकि दूसरी तरफ से जो लड़का वहां पर आता है वो अपने पास से दो ब्लेड्स निकालता है, वो ब्लेड टेक्निक को यूज कर रहा होता है। कहता है कि ली जुन फैंग मुझे लगता है कि लास्ट टाइम तुमने यहाँ पर सबक नहीं सीखा था, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कितनी बुरी तरह से हराया था और उसके बाद से तुम दोबारा यहाँ पर फिर से पहले हमें चैलेंज करने के लिए चले आए हो। तुम्हारा जो माउंटेन ब्रेकिंग पंच
मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। जबकि ली जुन उसे कहता है कि पास की बात को छोड़ो, इस बार मैं यहाँ पर तुम्हें हराने वाला और तुम यहाँ पर मेरे हाथों से ही हारोगे और हो सकता है कि तुम्हें बहुत ही बुरी मौत मिले। जबकि दूसरी तरफ से जो लड़का होता है उसका नाम वू मिंग होता है। तो वू मिंग उसे कहता है कि देखते हैं कि कौन यहाँ पर मरता है, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वहां ली जुन जो होता है वो जाकर उसे जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन वो अपने ब्लेड्स को सामने करते हुए उसके पंचेस को ब्लॉक कर लेता है। तो वो उसे कहता है कि ये कैसे तो यहाँ पर ब्लॉक कर लिया। बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर इसी फाइट के ऊपर नजर गड़ाए बैठे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली फाइट है। तो पहली फाइट को जो भी जीतेगा उसकी हिम्मत तो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो इसी के साथ ही दिखाता है कि ली जुन जब वहां पर माउंटेन ब्रेकिंग पंच को यूज करता है तो दूसरी तरफ से दिखाता है कि वू मिंग उड़ता हुआ पीछे जाता है। वो उड़ता हुआ सीधा अरीना से बाहर की तरफ गिर रहा था। सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कहता है कि ये तो अरीना से बाहर गिर जाएगा, अगर ये अरीना से बाहर गिर गया तो फिर हम लोग यहाँ पर फाइट को जीत जाएंगे। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ गिर रहा था वो अपने दोनों ब्लेड्स को पीछे फेंकता है, जो कि किनारे के ऊपर जाकर गड़ जाते हैं। वो किनारे के ऊपर जाकर जब गड़ जाते हैं तो वो भी उड़ता हुआ पीछे की तरफ ही आ रहा होता है और वहां पर अपने पांव उसके ऊपर टेक कर अपने आप को सहारा देकर वहां पर खड़ा कर लेता है। जैसे वो वहां पर रुक जाता है, इसी के साथ ही दिखाते हैं कि मां ली जुन फिर से पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंचता है। उसके करीब पहुंचकर वो वहीं पर उसे पंचेस मारना स्टार्ट करता है, लेकिन वू मिंग ने वहीं पर उस तलवारों के ऊपर सॉरी अपने ब्लेड्स के ऊपर ही अपने पांव जमाए हुए होते हैं और वहीं पर खड़े होकर उसके पंचेस को अवॉइड कर रहा होता है। तो सन जिन जो होता है इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि यहाँ पर पाइथन बोन फिस्ट को यूज कर रहा है, मुझे लगता है कि ये फाइट तो हम लोग जीतने वाले हैं। वू मिंग बहुत ही जल्दी यहाँ पर ऊपर अरीना से बाहर गिर जाएगा। जबकि मास्टर लियो से कहता है कि लड़के जरा गौर से देखो, वू मिंग ने वहां पर जिस तरह से अपना स्टैंस लिया हुआ है मुझे लगता है कि यहाँ पर उसे एक एडवांटेज है। और से ली जुन के लिए पाइथन बोन फिस्ट टेक्निक को यूज करना इतना भी आसान नहीं है। वो कॉर्नर के ऊपर अगर वो यहाँ पर उसे एक भी ओपनिंग देगा तो वू मिंग उसके ऊपर आगे से काउंटर अटैक कर देगा। मास्टर ली को वहां पर पता होता है कि यहाँ पर वो डिसएडवांटेज के ऊपर है और वो सोच रहे होता है कि ली जुन जल्दी से जल्दी वहां पर से पीछे हटे ताकि वहां पर उसे कोई चांस ना मिल सके, वरना वू मिंग उसके ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन ली जुन जो होता है उसे लगता है कि वो यहीं पर पंचेस मार मारकर या तो उसे अरीना से बाहर फेंक देगा या फिर उसके ऊपर एक डायरेक्ट हिट लगाएगा। लेकिन अफसोस के यहाँ पर उसे ये समझ नहीं आ रही होती कि वू मिंग भी यहाँ पर अपने ही प्लान के साथ काम कर रहा है। जैसे वो उसे एक और पंच मारता है तो वहां पर एक ओपनिंग निकलती है। जैसे एक ओपनिंग निकलती है वू मिंग जो होता है वहीं पर अपने पांव के नीचे से ब्लेड को ऊपर की तरफ उछालता है, एक ब्लेड के ऊपर खड़े होकर दूसरे ब्लेड को हाथ में पकड़ता है और साथ ही अपने ब्लेड को ऊपर की तरफ स्लैश लगाता है, जहां पर उसका आधा बाजू और साथ में उसके चेहरे के ऊपर भी एक कट लगता है और वहां पर ब्लड बहना शुरू हो जाता है। फिर साथ ही वो उसी ब्लेड को उसकी गर्दन के तो दंसाने लगता है, लेकिन इसी के साथ ही ली जुन जो होता है उसके ब्लेड को हाथ में पकड़ लेता है। जैसे वो उस ब्लेड को हाथ में पकड़ता है इसी के साथ ही वू मिंग दूसरे ब्लेड को भी उछालता है और दूसरे ब्लेड को भी मिट्टी के अंदर से बाहर निकाल लेता है और उसको अपने हाथ में पकड़कर दूसरे ब्लेड को उसके बाजू के अंदर दंसा देता है। जैसे वो उस बाजू को उसके बाजू के अंदर दंसाता है और पहले वाले ब्लेड को लेकर उसके पेट के अंदर दंसाकर वहां पर से स्लैश लगाकर आगे गुजर जाता है। और इस तरह ली जुन जो होता है जहां पर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तो वो उसे कहता है कि ली जुन तुम्हें अगले साल देखूंगा, अगर तुम यहाँ पर जिंदा बच पाए तो अगले साल तुमसे फाइट करूंगा। और साथ ही वो वहां पर दोनों ब्लेड जो होते हैं उसकी तरफ फेंक देता है। दोनों ब्लेड्स उड़ते हुए सीधे जाकर उसकी चेस्ट के अंदर धंस जाते हैं, जिससे वो जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर अरीना के ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो उसके मास्टर ली जल्दी से भागते वहां पर नीचे जाते हैं और जाकर उसे कैच कर लेते हैं और उसके साथ ही वहां पर फाइट खत्म हो जाती है। और सबसे पहली फाइट को वहां पर टियान लू क्लब के लोगों ने जीत लिया और मास्टर ली को दिखाता है कि मास्टर ली अपनी पावर को यूज करते हुए वहां पर दोनों ब्लेड्स को उसकी बॉडी से बाहर निकालते हैं और साथ ही अपनी एनर्जी के साथ उसकी इंजरीज को वहां पर हील कर रहे होते हैं। तो सनजिन और मां शिमू दोनों भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। ली जुन अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ करना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इस मैच को नहीं जीत पाया। तो मास्टर से कहता है कि तुमने यहाँ पर अपना बेस्ट दिया लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर नहीं जीत पाए, चलो कोई बात नहीं। और इसी के साथ ही अनाउंसर लड़की जो होती है उन लोगों से कहती है तो अब यहाँ पर राउंड 2 की बारी है। राउंड 2 के लिए यहाँ पर मेरे पास जो नाम निकला है वो जिन गैंग क्लब का निकला और इसी के साथ सभी लोगों की नजरें वहां पर वैंग टियान हाओ के ऊपर होती है। तो वैंग टियान हाओ अपने नाम सुनने के बाद क्योंकि वो अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ अकेले ही होता है, इसी वजह से वो अरीना के ऊपर चला जाता है और अरीना के ऊपर जाकर वो खड़ा हो जाता है और सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि अब वो यहाँ पर कौन से मार्शल क्लब को चैलेंज करने के लिए दावत देगा, क्योंकि यहाँ पर जितने मार्शल क्लब है अगर वो किसी को भी चैलेंज करने का कहेगा तो वो सभी लोग यहाँ पर उससे हारने ही तो वाले हैं। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या करेगा। सभी लोग वहां पर अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि यहाँ का नंबर 1 डिसाइपल है, कोई कहता है कि सभी लोगों को यहाँ पर पहले सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर यही इस मैच को जीतने वाला है, कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। जबकि हमारा जीमू जो होता है वहां पर खड़ा होकर सोच रहा होता है। लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये किसको चूज करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझसे मिलने के बाद इसकी पावर लेवल और ज्यादा बढ़ चुकी है और अब यहाँ पर किसको चैलेंज करने वाला है। तो वैंग टियान हाओ जो होता है वहां पर उन सभी के सामने कहता है कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर तुम जैसे कमजोर लोगों से फाइट करनी चाहिए, तुम्हारे जैसे कमजोरों से फाइट करने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सो लूं या नींद ले लूं। बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तो इसी के साथ ही वैंग टियान हाओ उनसे कहता है कि तुम सभी लोग वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर हो, यहाँ पर इस अरीना में बहुत सारे कमजोर लोग हैं लेकिन तुम में से कोई भी यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए काबिल नहीं है। अगर तुम में से यहाँ पर कोई फाइट करने के लिए आता भी है तभी यहाँ पर वो हारने वाला है, तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर उस लड़के से फाइट करना चाहूंगा जिसके पास सॉलिड अर्थ की बॉडी है और इसी के
साथ ही वो कहता है कि मैं होंग फी क्लब को चैलेंज करता हूँ। होंग फी क्लब के वो लड़का जो कि यहाँ पर स्पेशली आया है, जिसके पास सॉलिड अर्थ की बॉडी है, वो मुझसे आकर फाइट करे। ये बात सुनने के बाद मास्टर टियान लू जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों की फाइट होती है, दोनों में से एक यहाँ पर जीतेगा और उनको यहाँ पर सिर्फ एक ओपोनेंट को हराना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से मास्टर ली सोच रहे होते हैं क्या ये वाकई में यहाँ पर इससे फाइट करने वाला है, लेकिन लगता नहीं है कि फी होंग क्लब के लोग यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड को फिलहाल के लिए यूज करेंगे। तो शिमो कहता है कि देखते हैं कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है, और इसी के साथ उस लड़के को दिखाता है जिसके पास सॉलिड अर्थ की बॉडी होती है। वो ये बात सुनने के बाद जल्दी से आगे बढ़ता है, जाकर रीना की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, लेकिन उसका सेक्टर मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, क्या तुम यहाँ पर इस बार में भूल रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट के मुताबिक तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंड के ऊपर जाकर फाइट कर सकते हो, जब तक यहाँ पर हमारे सेक्टर के बाकी डिसाइपल्स हैं तब तक तुम्हें फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा। तुझे बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाता है और इसी के साथ वो पीछे मुड़ आता है और कहता है कि तो बहुत ही बुरा है कि मुझे फाइट करने का मौका नहीं मिला। और इसी के साथ ही सेक्टर मास्टर जो होते हैं वो एक लड़के से कहते हैं गु जोंग जाओ, तुम जाकर उसे फाइट करो, वैंग टियान हाओ के ब्लेजिंग स्पीयर टेक्निक्स को जाकर सामना करो और दिखाओ कि क्या वो वाकई में ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट को मास्टर कर पाया या नहीं। तो वो उसे कहता है कि मास्टर क्या आपको वाकई में लगता है कि मैं उससे फाइट कर सकता हूँ, लेकिन मैं उससे फाइट कैसे जीतूंगा। तो मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है कि दफा हो जाओ, जल्दी जाओ, जाकर उसे फाइट करो। इसी के साथ ही गु जोंग जो होता है वो अपनी तलवार उठाकर फाइट करने के लिए अरीना में पहुंच जाता है। तो जब वहां पर अरीना में आता है तो अनाउंसर कहते हैं तो हम लोग यहाँ पर अपने राउंड 2 को स्टार्ट करते हैं। एक तरफ से फी होंग सेक्टर का यंग मास्टर गु जोंग है, जबकि दूसरी तरफ से यहाँ पर वैंग फैमिली का यंग मास्टर है वैंग हाओ टियान। यहाँ पर इन दोनों में से फाइट को कौन जीतने वाला है। वैंग टियान हाओ जो होता है वो गु जोंग से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं यहाँ पर जिसे फाइट करना चाहता हूँ वो दूसरा लड़का है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से उससे तुम्हारी फाइट होने देंगे, वो हमारा ट्रम्प कार्ड है और सिर्फ फैन के ऊपर ही फाइट करेगा। अगर तुम्हें उससे फाइट करनी है तो पहले मुझे हराना होगा। और वो जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और अटैक करने के लिए रेडी होता है, और हवा में जाने के बाद अपनी तलवार को यूज करते बहुत सारे एनर्जी स्लैशेस लगाता है। तो हमारा वैंग टियान हाओ जो होता है वहां पर नीचे खड़ा होता है, सारी एनर्जी स्लैशेस उसकी तरफ आगे बढ़ती है और इसी के साथ वो अपने बाले को वहां पर घुमाता है और एक शील्ड बना लेता है, और बाले के साथ उसकी सारी एनर्जी स्लैशेस जो होती हैं वो टकराकर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और इस बात से गु जोंग काफी ज्यादा हैरान होता है, और इसी के साथ ही वैंग टियान हाओ अब अपनी चाल चलता है। वो अपने बाले को सामने की तरफ करता है, सिर्फ सीधा उसके चेहरे की तरफ, उसके चेहरे के करीब लाकर उसे वहीं पर रोक देता है और उसे कहता है कि दफा हो जाओ, तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लायक नहीं हो, अगर तुम यहीं पर रहे तो फिर मारे जाओगे। जैसे वो उसे ये बात करता है इसी के साथ ही गु जोंग नीचे उतर जाता है। तो अनाउंसर लड़की कहती है तो हमारे पास यहाँ पर हमारा विक्टर आ चुका है। तो दूसरी फाइट को यहाँ पर वैंग टियान हाओ ने जीत लिया है। जैसे वहां पर वो अपनी फाइट को जीत लेता है तो बाकी के सभी लोगों में वहां पर एक शांति छा जाती है, वो सभी लोग खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वैंग टियान हाओ जो है उसकी पावर लेवल वाकई में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो यहाँ पर उन सभी को बड़ी आसानी से हरा सकता है। और हमारा शिमो भी वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर अपनी पावर का 10 गुना भी यूज नहीं किया, मुझे लगता है कि ये पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और इसी के साथ ही वो नीचे उतर कर आ रहा होता है, हमारे शिमो की तरफ देखता है, हमारा शिमो उसकी तरफ देखता है, लेकिन क्योंकि वो इसको पहचानता नहीं, क्योंकि जब उसने लास्ट टाइम इससे फाइट की थी उस वक्त हमारे शिमो ने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया हुआ था, तो वो उसके पास चुपचाप गुजर जाता है। उसी के साथ ही नेक्स्ट पर्ची जो होती है वो टियानलू सेक्टर की निकलती है। तो टियानलू क्लब का जो मास्टर होता है एक लड़के से कहता है कि फैंग जी मैं चाहता हूं कि तुम वहां पर जाओ, जाकर फाइट करो। तो वो कहता है लेकिन मास्टर मेरी फाइट क्यों। तो उसका मास्टर से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम वहां पर जाओ, जाकर फी होंग डोजो को चैलेंज करो। तो वो कहता है मास्टर लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैं उनको चैलेंज करूं और दूसरी तरफ से सॉलिड अर्थ वाला वो लड़का जो मेरे से फाइट करने के लिए आ गया तो मैं पक्का मरूंगा। तो उसके मास्टर से कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि वो उनका पावर वेपन है और वो उसे एंड गेम पर ही यूज करने वाले हैं, उनके पास अभी भी वहां पर एक डिसाइपल बचा हुआ है, अगर तुम जाकर उनको चैलेंज करते हो तो दूसरा डिसाइपल तुमसे फाइट करने के लिए आएगा। मुझे पक्का श्योर है कि वो कभी भी अपने लड़के को तुमसे फाइट करने के लिए वहां पर नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर वो तुमसे फाइट करने के लिए उसे भेजेंगे तो सभी लोगों को उसकी पावर्स का पता चल जाएगा। तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है। तो वो कहता है जी मास्टर मुझे आपकी बात की समझ आ गई। और इसी के साथ ही उनका जो डिसाइपल फी होंग होता है वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जबकि मास्टर लू वहां पर सोच रहे होते हैं कि मेरे लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो है वो तो अपनी सेकंड पोजीशन को बड़ी आसानी से सेव कर लेंगे, क्योंकि एंड के ऊपर यहाँ पर वैंग टियान हाओ की फाइट होगी उस सॉलिड अर्थ वाले लड़के के साथ और दोनों में से एक बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाएगा। और उसके बाद अगली फाइट में मेरा जो नेफ्यू है वो इस फाइट को जीत जाएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर से टॉप पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे। अब किसी के साथ उसका भतीजा उसे कहता है कि अंकल मुझे वहां पर फाइट करने के लिए जाने दो, मुझे जाकर उसको चैलेंज करना है। जब किसी के साथ उसके अंकल उसे कहते हैं नहीं बेटा, तुम यहाँ पर हमारे ट्रम्प कार्ड हो, मैं तुम्हें फाइट करने के लिए कैसे भेज सकता हूँ, तुम एंड की फाइट करोगे और जाकर हमें जीत दिलाओगे। और इसी के साथ ही वहां पर रेफरी लड़कियों लोगों से कहते हैं तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपने इस राउंड को स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक तरफ से टियानलू डोजो से फेंग ली होता है, जबकि दूसरी तरफ से जैसा मास्टर ने कहा था बिल्कुल वैसे ही होता है, फी होंग सेक्टर की तरफ से यहाँ पर एक और लड़का आता है, यानी कि दूसरा लड़का जिसका नाम जिया वीसी होता है। तो जिया वीसी जो होता है वहां पर फाइट करने के लिए रेडी होता है। तो वहां पर फाइटिंग स्टार्ट होती है तो फेंग जी जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जाकर उसे एक जबरदस्त किक मारता है, लेकिन इसी के साथ ही जिया जो होता है अपने अपने वेपन को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है और साथ ही अपने बाले के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसके ऊपर लॉन्ग रेंज
अटैक करता है, लेकिन जो फैंग जी होता है वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। वो उल्टी बाजी खाते हुए पीछे हटता है, फिर साथ ही जंप करते हुए उसको किक मारकर फिर से पीछे की तरफ हट जाता है, जिससे वहीं पर वो लड़का जिया जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो मास्टर टियान इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो। लेकिन इसी के साथ ही जिया वीजी जो उठता है उसे उठने के बाद से कहता है कि लड़के, मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं कि मुझे इस फाइट में जीतने दो, चुपचाप यहाँ पर सरेंडर कर दो, क्योंकि अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो बाकी सभी लोगों के मैचेस बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। फैंग जी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट में जीत पाओगे? तुम मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर और तुम इस फाइट को जीत भी नहीं पाओगे, फिर मैं यहाँ पर खुद से सरेंडर क्यों करूंगा? जबकि जिया वीजी उसे कहता है कि लड़के, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा, मैं अगर अपनी फाइट को हार जाता हूं तो मेरे हारने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा बचेगा फाइट करने के लिए, यानी कि वो सॉलिड अर्थ वाला लड़का। वो पागल है, वो जिससे भी फाइट करता है उसका अंत बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। लेकिन हमारा फैंग जो होता है उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर तुम्हारी किसी बात के ऊपर भरोसा नहीं है। और वो उसे जबरदस्त किक मारता है। जब उसे किक मारता है तो उसके हाथ में जो स्टिक होती है, वो स्टिक जो होती है वो नानचक्कू बन जाती है, यानी कि उसके अंदर उसने जंजीर लगाई होती है और उसके 3 पार्ट्स होते हैं और एक पार्ट के साथ वो उसके मुंह पर जबरदस्त अटैक करता है, जिससे हमारा फैंग जो होता है पीछे की तरफ हट जाता है और वो फिर से चिल्लाकर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने ब्लफ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इस फाइट को हार जाता हूँ तो उसके बाद उसकी बारी आएगी, और अगर उसकी बारी आ गई तो तुम में से किसी की बारी नहीं आ पाएगी, क्योंकि तुम में से कोई यहाँ पर खड़े होने के लायक नहीं बचेगा।